के स्रोत है। अब आप देखो, किसान है, किसान ने खेत में क्या है, कुआं लगा रखा है और फिर वो कुएं से पानी निकालकर अपने खेतों में डाल रहा है। तो आप यहाँ पर ये 3 चित्र देख रहे हैं। एक तो उसने पंप के द्वारा डाल रहा है, एक ये ढेकली है, किस तरह से उसने कुएं में वो बांधकर और कैसे पानी निकाल कर डाला जा रहा है। एक बैल है, वो चला रहा है और फिर वहां से पानी किस तरह से जा रहा है। तो देखा आपने इन चित्रों के द्वारा कि किस तरह से सिंचाई में हमारे यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके, अब यहाँ पर आप सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखिए क्या है। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अब क्या है, कुएं, झील एवं नहरों में जो है किस तरह से पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है, वो सब इन चित्रों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों को इस्तेमाल करते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। अब देखो बच्चों, किस तरह से मजदूर मेहनत कर रहा है, पशु मेहनत कर रहे हैं और ये सब तरीके जो हैं हमारे खेतों में जल दे रहे हैं। पहला है मोट गिरनी। आप ये चित्र देखिए किस तरह से ये कर रहा है। फिर है चेन पंप। दूसरे चित्र में आपको चेन पंप से किस तरह से पानी दिया जा रहा है। फिर तीसरा है ढेकली। ढेकली से किस तरह से मजदूर है वो निकाल रहा है और कर रहा है। फिर चौथा है रहट। तो अब आपने ये देख लिया। अब इसमें क्या है, चित्र 1.4 ए से डी तक आप देख रहे हो। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब आप देखते हो ये जो ट्यूबवेल है ये चलते हैं, ये बिजली के द्वारा चलते हैं। कई बार मोटरें लगाई जाती हैं और कई बार किस तरह से इसमें बताया गया ना कि डीजल ट्रैक्टर वगैरह की मदद से ही भी निकाला जाता है पानी। तो ये सब जो तरीके हैं हमारे पानी देने के मिट्टी में, खेतों में। आगे देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियां, वो तो हमारी पारंपरिक विधियां थी। अब आधुनिक, अब आज के समय में किस तरह से पानी दिया जाता है। उस समय पारंपरिक समय में तो मजदूर लगते थे, पशु लगते थे जो कि पानी को बाहर निकालने का कार्य करते थे कुओं में से, नहरों में से। अब आधुनिक विधियां क्या हैं हमारी, वो देखते हैं हम। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इसमें मुख्य विधियां हैं छिड़काव तंत्र। अब आप ये देख रहे हैं चित्र, इसमें छिड़काव तंत्र किस तरह से बना हुआ है। लंबी लंबी पाइपें बिछा दी जाती हैं और उनमें ऊपर छोटी छोटी पाइपों के छेद लगे होते हैं, जिनसे कि वो पानी जो है पूरी भूमि में छिड़कता जाता है। पूरी फसलों पर वो पानी का छिड़काव हो जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइपें निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि छिड़काव तंत्र। अब आप अन्य ये चित्र देखा, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आप भी कई बार अगर आपके घर में पानी की पाइप होती है प्लास्टिक वाली, तो आप क्या करते हो, उसके पाइप के मुंह के आगे अगर आप हल्का सा हाथ लगा देते हो तो किस तरह से वो पानी फेंकता है। अगर आप वो पानी पकड़कर ऐसे ही चलाते हो तो वो किस तरह से उस पाइप में से पानी आता है। इसमें भी क्या है, नोजल लगे हुए हैं। उससे क्या है कि वो जब हम चला देते हैं मोटर को तो वो सारा नोजल्स में से पानी इस तरह से बूंदे बूंदे बाहर निकलती हैं और पौधों को अच्छे से भरपूर मात्रा में क्या है, पानी मिलता है, उन पर छिड़काव होता है। जैसे कई बार ये
कि हमें खूब अच्छा पानी नहीं चाहिए, ऊपर सिर्फ छिड़काव के लिए चाहिए, तो ये बहुत अच्छी विधि है जिससे कि पौधों को अच्छे से पानी मिल जाता है। अब देखिए आप ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र क्या होते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। अब आप ये देख रहे हो ये किस तरह से, आपको हर चित्र में आप देख सकते हो और फिर आपको अच्छे से वो जो है समझ में आ जाएगा। अब ये किस तरह से ये कुएं में मोटर लगी हुई है और पाइपें लगी हुई हैं और किस तरह से ये पाइपें खेतों में जा रही है, तो ये हमारा ड्रिप तंत्र है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, फलदार जो पौधे होते हैं, जैसे हमारे जो बगीचे हैं जहाँ पर हमारे फल लगते हैं, वृक्षों को पानी देने का ये क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही कामयाब तरीका है, जिससे क्या है कि पानी का जो वेस्टेज है, मतलब पानी खराब नहीं होता है, सिर्फ पौधों को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है। तो यह जो ड्रिप तंत्र है यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छा है जहाँ पर पानी की कमी है। आगे देखते हैं हम खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रही हैं। तो बच्चों, जब मैंने ये पाठ आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको साथ में ही बताया था कि खरपतवार भी होती है। वो क्या होती है कि जैसे घास फूस का उग जाना, वो खरपतवार कहलाती है। तो बूझो ने और पहेली ने भी जब वो अपने चाचा के साथ गए तो उन्होंने देखा था कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है और वहाँ पर कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा था कि ये क्या है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो समझ में आ गया अब आपको अच्छे से। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसान देखता रहता है कि पौधों में उचित दूरी होनी चाहिए, जिससे हर पौधे को पूर्ण रूप से जल मिल सके, पोषक पदार्थ मिल सके, सूर्य की रोशनी मिल सके। तो वो समय समय पर उन खरपतवारों को वहाँ से हटाते रहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इस विधि को हम निराई बोलते हैं। खरपतवार हटाने को क्या बोला जाता है? निराई बोला जाता है। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सभी घास फूस अच्छी नहीं होती है, कुछ घास ऐसी होती है जो जहरीली होती है। तो यह जो है पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी क्या होती है? खराब होती है। आगे देखिए, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो बच्चों, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान जो है अलग अलग तरीके अपनाता रहता है, देखता रहता है, पढ़ता रहता है, सीखता रहता है कि किस तरह से उन्हें अपनी फसल को बहुत अच्छा करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो खरपतवार को जब वो फसल उगाते हैं उससे पहले ही खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने का काम कर लेते हैं, ताकि जब वो फसल उगाएं तो वो ना उगे। और खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है।
खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर क्या करते हैं, वो वहां से हटा देते हैं। यह खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। खरपतवार हटाने का काम किसकी मदद से किया जाता है? खुरपी की मदद से और हैरो की सहायता से किया जाता है। आगे देखेंगे अब हम रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2-4D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे किया जाता है और स्प्रे की सहायता से खेत में इसका छिड़काव करते हैं। अब एक तो होता है कि आप हाथों से खेतों में से उसको निकालो, और दूसरा इसमें क्या बताया कि दूसरा एक स्प्रे आता है जो कि पानी में मिलाकर और उसका स्प्रे वो क्या कर देते हैं, फसल के समय पर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां से वो पौधे उगते ही नहीं हैं। आगे देखेंगे हम। अब आप देख रहे हैं एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना मुंह बांधा हुआ है उसने, और एक टैंक लगाया हुआ है अपने गले में पहना हुआ, और पाइप की सहायता से खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है। अब बूझो क्या कह रहा है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? अब बिल्कुल ये सही बात है। अब ये तो बहुत अच्छा प्रश्न बूझो ने किया। अगर आप कोई भी दवाई का स्प्रे करते हो तो वो आपके किसी चीज़ को वो ख़त्म कर रहा है, तो आपको भी वो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो बच्चों क्या है कि आपको पहले ही बताया, हमने पढ़ाया कि जब या तो भूमि जब खाली होती है तभी वो लोग स्प्रे कर देते हैं, और कई बार फसल लगाने के बीज बोने के बाद भी स्प्रे कर दिया जाता है। तो ये जो स्प्रे होता है ये थोड़ा बहुत नुकसान मनुष्य को दे सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, स्प्रे करने से पहले अपने नाक और मुंह को बांध लेना चाहिए किसी कपड़े की सहायता से। अब आगे है कटाई। अभी तक तो आप देख रहे थे कि किस तरह से भूमि तैयार होती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर किस तरह से उसमें जल सिंचाई के कौन कौन से हमारे स्रोत थे उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद अब हमने आपको बताया कि खरपतवार जो फसलों को नुकसान करती है उससे कैसे बचाना चाहिए। अब आया है कटाई। कटाई, जब हमारी फसल तैयार हो चुकी है उसकी कटाई किस तरह से की जाती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। वही देखो, अब फसल हमारी पूरी तैयार हो गई है, वो हमें उसे काटना है, तो उसे काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने में लगभग 3 से 4 महीनों का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र में आप देखिए दराती क्या चीज होती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो आप चित्र में देख रहे हो, कंबाइन मशीन, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो बच्चों, कटाई के उन्होंने क्या बताया, या तो कटाई जो है हमारी फसल को तैयार होने में, पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है
तो या तो उसको हाथ में दराती लेकर काटा जाता है या फिर हार्वेस्टर की मदद से काटा जाता है। और जब हम फसल पौधों की काट लेते हैं, आपने कई बार अगर आप गांव में जाओ तो वहाँ देखो जब गेहूं की फसल पक जाती है तो किस तरह से होती है। वो पूरे के पूरे जो उनको सिट्टे बोलते हैं या आप हर एक अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वो जब काट लेते हैं तो क्या होता है, उनमें से गेहूं के दाने निकालने होते हैं। तो वो किसकी मदद से निकाले जाते हैं? और जब ये जो है ये कार्य किस मशीन के द्वारा किया जाता है? कंबाइन मशीन के द्वारा। वो क्या करती है, जो है भूसा अलग कर देती है और दाने अलग कर देती है। तो ये जो है हमारे जो छोटे खेत वाले किसान हैं, अनाज के दानों को फटक कर साफ कर लेते हैं, अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब देखो कुछ लोग हैं ऐसे उनको इकट्ठा करके सिट्टों को जमीन पर पटकते हैं, जिससे क्या होता है कि साफ जमीन पर कि दाने अलग हो जाते हैं और वो सिट्टों को अलग करते जाते हैं। पर अब तो मशीनें आ गई हैं, तो वो मशीन जो छोटे से खेत वाले हैं वो इस तरह से करते हैं, और जिनके बड़े बड़े हैं वो लोग कंबाइन मशीन लगाते हैं और दाने अलग करते जाते हैं और भूसा अलग करते जाते हैं। कटाई के बाद, अब पहेली क्या कह रही है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में भी आग लगने का खतरा होता है। तो बच्चों ये तो एक बहुत ही अच्छा विषय है। कुछ सालों से आप देखते आ रहे हो, न्यूज़ चैनल में भी आता है कि जब हरियाणा में, पंजाब में फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद वहाँ के लोग खेतों में आग लगा देते हैं, किसान लोग। तो जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ का प्रदूषण, हमारे यहाँ पर प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है उस धुएं से, वो धुआं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब कुछ समय से सरकार ने यह एक कानून बनाना शुरू किया कि अब किसान लोग जो हैं वो फसलों की कटाई के बाद खेतों में आग को नहीं लगाएंगे। तो यह आप न्यूज़ में सुनते हो और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपके यहाँ पर भी जिनके खेत हैं उनको यह जानकारी अवश्य दी जाती है कि आप भी समझा सकते हो कि यह हमारे को सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। तो इस कार्य में आप बच्चे भी बहुत मदद कर सकते हो। कटाई पर्व, अब एक यहाँ पर है, कटाई पर्व क्या होता है? 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों का हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, रविया या बिहू जुड़े हुए हैं। अब बच्चों 3-4 महीने जो किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगा रहा है, और जब वो फसल पक कर तैयार हो जाती है तो जब फसल की कटाई होती है तो उस दिन वो एक पर्व मनाते हैं। अब आपने सुना है कि पंजाब में बैसाखी वाले दिन फसल की कटाई होती है, इसी तरह कई जगह पर होली पर होती है। हर एक शहर में जो है, हर एक प्रदेश में हमारे यहाँ पर फसल जो फसल तैयार होती है और जब वो किसान लोग काटते तो वो एक पर्व मनाते हैं। तो इस तरह से जब हमारे फसलों के यहाँ कटाई होती है तो उसको भी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है? भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया
तो उनके खराब होने अथवा बीजों अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं क्वक से रक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। अब बच्चों, आप ये देख रहे हो चित्र, इसमें क्या है, भंडार गृहों में बोरों में अनाजों का भंडारण किस तरह से किया गया है। तो अब आप देखिए कि जब फसल हमारी पककर तैयार हो गई और अच्छी फसल है हमारी, तो उससे क्या है कि किस तरह से, तो जब हमारी फसल पककर तैयार हो गई, हमने उसके दाने अलग कर लिए, तो फिर क्या किया जाता है, किस तरह से जो है उस फसल को भंडार करने के लिए, मतलब उसको हम संभाल कर रखते हैं स्टोर रूम्स में। वो स्टोर रूम में कि चूहे ना जाएं वहाँ पर, और कई तरह के कीड़े वगैरह हैं हमारी फसल को ख़राब ना करें, क्योंकि हमें जितनी जो है हमें बाज़ार में किसान लोगों को देना होता है वो दे देते हैं, और एकदम ही जैसे हम जो है बीजों को, अपनी अनाज को एकदम से तो बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत गीले होते हैं, उनमें नमी होती है। तो क्या किया जाता है, पहले उनको अच्छे से धूप में सुखाया जाता है, फिर उसके बाद बोरों में भरा जाता है, और जूट के बोरों में भरकर और अच्छी सी जगह पर उनको सुरक्षित किया जाता है। तो पहेली यहाँ पर बता रही है, नीम की, यहाँ पर पहेली ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। आप ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े ये कमरे बनाए गए हैं, और मैंने अपनी, पहेली बता रही है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, वह अनाज में कीड़ा नहीं लगने देती हैं। तो नीम की सूखी पत्तियाँ घरों के अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी जो है दानों को रखा जाता है। अब आप यहाँ चित्र देख रहे हो, अनाज भंडारण हेतु साइलो बने हुए हैं, और किस तरह से कमरे में आप देख रहे हो, बंद कमरे में किस तरह से बोरियों को रखा गया, वहाँ पर रोशनदान भी हैं, जिससे क्या है कि रोशनी मिलती रहे। तो ये आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, जंतुओं से भोजन। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका बनाकर उसे पूरा करना है। अब जैसे क्रम संख्या दी हुई है, इसमें 1 2 3 4 खाद्य पदार्थ हैं, स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ क्या हैं हमारे, दूध है। दूध हमें कहाँ से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी। ऐसे ही आपको और बताने हैं खाद्य पदार्थ वो आपको कहाँ से मिलते हैं। जैसे अब आप लगा सकते हैं, बिस्किट है, बिस्किट आपको किससे मिलेंगे, गेहूं से, मक्का के बिस्किट आते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 और लिखने हैं, और इस तालिका को आप पूरा करेंगे। इस सारणी को पूरित करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों को कि किस तरह से जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य आहार उनका क्या होता है, मछली। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में तो आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न कारण,
चरण कौन से हैं? अभी सीखा है फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पलने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? पशुपालन। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें जो है आहार बहुत तरीकों से मिलता है, अनाज से मिलता है, पशुओं से मिलता है, और बहुत इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से आपने जो है, अब आप पढ़ चुके हो कि किस तरह से आपने ये फसल को उगाया है। और ऐसे ही क्या है कि जैसे समुद्री तटीय क्षेत्र के लोग हैं, उनका आहार क्या होता है? ज़्यादातर वो मछली को खाते हैं। तो मछली का जो है वो किस तरह से होता है, ये आप पिछले पढ़ चुके हैं। अब इसमें बताया पशुपालन। पशुपालन क्या है? पशुपालन जो है, जैसे कुछ लोग बड़े बड़े फार्मों पर बहुत सारे पशुओं को रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो पशुपालन की प्रक्रिया। अब इसमें क्या बता रही है पहेली? मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या है बच्चों? मछली स्वास्थ्य के लिए क्या है? एक बहुत ही अच्छा आहार है। इसमें हमें कौन सा तेल मिलता है? कॉड लीवर। और इससे हमारे विटामिन डी की जो है, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को यह पूरा करता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया यह पाठ अच्छे से? तो अब आप इसमें देखिए, आपने इस पाठ में क्या सीखा, हम ये बताते हैं आपको। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना यह आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करना, स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। तो बच्चों, ये आप इस बातें सारी इस पाठ में पढ़ चुके हो। तो अब आपको संक्षिप्त रूप से इस पाठ का बताया गया कि इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी आपको, अगर आप, वैसे तो आपको पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज को बारीकी से देखना चाहिए, और ये संक्षेप में इस पाठ का पूरा आपको समझा दिया गया है कि किस तरह से ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये आप प्रश्न उत्तर करोगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। दानों को भूसों से अलग कर थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये?
अच्छे से। अब इसमें क्या है, हमारे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। कृषि पद्धतियां हैं, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ की फसल है जैसे खाद, हल, रबी की फसल आ गई, फिर बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवार, खरपतवारनाशी और फटकना। तो अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला है हमारा, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो इसका क्या आंसर है? एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने, दूसरा है हमारा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्या होती है बच्चों? तैयारी। तैयारी, इसका उत्तर है तैयारी। अगला है हमारा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्या आएगा इसका? क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। जल तथा पोषक, इसका उत्तर है जल तथा पोषक। आगे है हमारा प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। तो अब हमारे कॉलम ए में है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का है धान एवं मक्का। अगला है रबी की फसल। रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर। नंबर 3 पर है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का मिलान किससे होगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। अगला है हमारा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या है हमारी? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो समझ में आया बच्चों आपको ये मिलान करना। अब आगे है हमारे प्रश्न, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल। खरीफ फसल हमारी कौन सी होती है? आपने पाठ में पढ़ा है मक्का और धान। इसका उत्तर है मक्का और धान। आगे है रबी फसल। रबी की फसल कौन कौन सी है हमारी? चना और गेहूं। रबी की फसल कौन सी है? चना और गेहूं। आगे देखेंगे आप, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना। अब आप इसके ऊपर आंसर लिखिए। यह एक प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। समझ में आया आपको ये? आगे है बुआई। बुआई के ऊपर लिखिए, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा निराई। और इसके लिए, बुआई के लिए कौन से औजार हैं? सीड ड्रिल और परंपरागत औजार। आगे है निराई।
खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। अगला है हमारा थ्रेशिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया आपको ये? अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इससे मिट्टी हुमस प्राप्त नहीं कर सकती है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह पानी में घुलनशील होने के कारण अवशोषण शीघ्र हो जाता है। अगला है खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से विष्टन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। अगला बच्चों प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं। छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकालकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आगे है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होता है। इस समय वर्षा अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने से खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। आगे देखिए आप, खेत में फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में फसल लगातार उगाने से मिट्टी में
कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण का है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। आगे देखें अगला प्रश्न, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खेत में फसल के साथ, उत्तर लिखिए आप, खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के तरीके हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतिए, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। नंबर 2, फूल एवं बीज बोने से पहले हाथ से या खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहे हैं, आप वो बॉक्स में नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? पहले बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको अब सही क्रम में कैसे लगाएंगे? इसको सही क्रम में आप ऐसे लगा सकते हैं, नंबर 5 पर, फिर नंबर 6, फिर नंबर 4, फिर नंबर 7, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 और फिर नंबर 1। तो यह आपका सही क्रम तैयार हो जाएगा गन्ने की फसल को रेखांकित करने का, कि किस तरह से गन्ने की फसल तैयार होगी। अब नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली पूरी कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर। सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। तो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर जो हैं ये आप करोगे, ये स्वयं करने के लिए हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप कॉलम बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कि यह कैसे किया जाएगा। तो आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।